सारे लोगों को गुड मॉर्निंग। अक्षय कुमार का बड़े दिनों के बाद कोचिंग संस्थान में प्रवेश किए हैं और देखते हैं चैप्टर कौन सा चैप्टर है, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। क्या नाम है? रामविलास पासवान, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा है, रामविलास शर्मा। ठीक है, चलो चैप्टर पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना सब। जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहता है, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो बात क्या कर रही है, सामने है, पूरा खटा खटा बात जाएगा, दूर नहीं जी, सामने है। जो लोग साहित्य के क्षेत्र में युग परिवर्तन करना चाहता है, जो लकीर के फकीर नहीं है, जो लकीर के फकीर नहीं है, जो सारी रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहता है, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक माना गया। बोल रहा है कि जो भी साहित्य के क्षेत्र में काम करना चाहता है, जो भी साहित्य मतलब कुछ अच्छा, कुछ लिखा पढ़ी काम करना, तो उस क्षेत्र में जिसको भी काम करना है तो उसको क्या करना होगा, या क्योंकि बहुत लोग क्या है साहित्य के माध्यम से ही युग परिवर्तन करना चाहता है। जैसे बहुत सारे कोट्स होते हैं या बहुत सारे लाइनें होती हैं जिस वजह से इंसान का ज़िंदगी चेंज कर देता है, तो वो सब क्या है, साहित्य का कमाल है। तो साहित्य में भी कुछ ऐसी ऐसी लाइनें लिखी रहती है जिसको पढ़ के इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है। जो लोग साहित्य के माध्यम से क्या है युग परिवर्तन करना चाहता है, कुछ नया हट के करना चाहता है, जितनी भी रूढ़ियाँ हैं वो सबको तोड़ के कुछ नया करना चाहता है, उसके लिए क्या है साहित्य का ज्ञान बहुत आवश्यक माना है लेखक महोदय ने। वे लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो क्या है समाज का शोषण कर रहा है। बहुत सारी ऐसी परंपरा है जो समाज का शोषण कर रहा है, समाज को नीचे स्तर तक ले जा रहा है। तो क्या है साहित्य के माध्यम से लोगों को सीख दिया जा रहा है, फिल्म के माध्यम से लोगों को सीख दिया जा रहा है। जैसे एक छपाक फिल्म आया था, देखा है छपाक, नाम सुने हो कि नहीं? छपाक का एसिड अटैक होता था लड़की पर, जिस वजह से एक छपाक फिल्म आया छपाक। उसमें जो है जिसके पास मतलब जिसके चेहरे पर अटैक किया गया वो सब जो है उसमें रोल किया है। तो उसमें जो है तुम्हारा क्या है, उसमें होता क्या था कि कुछ प्रॉब्लम होता था, एसिड मार देता था जिसके कारण जल पूरा एकदम उसका करियर चौपट हो जाता था। ऐसे ऐसी काफ़ी सारी कुप्रथाएं थी जिस वजह से क्या हो गया, कुछ फिल्म के द्वारा, कुछ तुम्हारा साहित्य के द्वारा, ये सब क्या है लोगों के अंदर ये ज्ञान बांटना चाह रहा है कि आपके अंदर सीख है। तो लोग वही बोल रहा है कि जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके जो वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं, वे अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से पुकारते हैं। जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। आलोचना मतलब किसी की बुराई करना, घुमा फिरा के। तो साहित्य के माध्यम से क्या करता है, उस चीज़ को गलत साबित करता है। साहित्य के माध्यम से ही उस चीज़ को गलत साबित करता है। लोगों के अंदर जैसे ही समझदारी आता है उस चीज़ को छोड़ देता है। साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। जैसे ही साहित्य की परंपरा का ज्ञान लोगों के अंदर आता है, वो क्या होता है, प्रगतिशील लोगों के अंदर क्या होता है, प्रगतिशील की ओर आगे बढ़ता है, अग्रसर होता है। उसके बाद है प्रगतिशील आलोचना के ज्ञान से साहित्य की धारा मोड़ी जा सकती है। और जब लोगों के अंदर ज्ञान आएगा तो जितनी भी है सारी धाराएँ क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। उसके बाद नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकेगा, नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण होगा। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का मूर्त ज्ञान है, और यह ज्ञान उतना ही विकासमान है जितना साहित्य की परंपरा। तो अब यहाँ से पूछेगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? साहित्य की परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? जो साहित्य क्षेत्र में काम करना चाहता है उसके लिए आवश्यक माना गया है ना। अब हमको इस क्षेत्र में काम करना, उस क्षेत्र के प्रति जानकारी नहीं है तो नहीं ना कर पाएंगे। तो जिसको जिस क्षेत्र में काम करना पड़ता है उस चीज़ के लिए नॉलेज उसको रहना पड़ता है। तो जो साहित्य के क्षेत्र में काम करना चाहता है तो वो क्या करना होगा, उसको उस फील्ड में जानकारी रखना होगा। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। इसके साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना का आधार शोषित जनता का श्रम है, और यह देखने को प्रयत्न करते हैं कि वह वर्तमान काल में जनता के लिए कहाँ तक उपयोगी है और उसका उपयोग हम किस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा जो साहित्य सीधे संपत्तिशील वर्गों की देखरेख में रचा गया है और उनके वर्ग हितों को प्रतिबिंबित करता है, उसे भी परख कर देखना चाहिए कि अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य है या ह्रासमान वर्ग का। यानी कि जो लोग प्रोग्रेस कर रहा है उस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, कि जो क्या कर रहा है, जिसका ग्रो नीचे जा रहा है उस चीज़ को साहित्य क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है।
उसके बाद है यह स्मरण रखना चाहिए कि पुराने समाज में वर्गों की रूपरेखा कभी स्पष्ट नहीं रही। जहाँ पूंजीवाद का यथेष्ट विकास हो गया, वहीं यह संभावना होती है कि संपत्तिशाली और संपत्तिहीन वर्ग एक दूसरे के सामने पूरी तरह विरोधी बनकर खड़े हैं। यानी कि देखा जाए तो हमारा क्या है, स्मरण रखने के लिए बोल रहा है कि जैसे पूंजीवाद है, पूंजीवाद जिसके पास दुनिया भर का पैसा है, दुनिया भर का पैसा है, जैसे कि अमीर घर का है, तो वो पूंजीवादी के अंदर आता है। क्या बात कर रही है? और जो है तुम्हारा क्या है, जो संपत्तिहीन है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो दोनों में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़ा हो जाता है। वो इसका विरोध करता है, ये उसका विरोध करता है। दोनों, एक तुम्हारा पूंजीवादी है, एक तुम्हारा संपत्ति विहीन है, कुछ भी नहीं है, इसके पास सब कुछ है, तो दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़ा होता है बनकर। पुराने साहित्य में वर्ग हित साफ साफ टकराते हुए दिखाई देते हैं, बट पुराना साहित्य का देखा जाए तो वो वाले जो नीचे लोअर कैटेगरी का होता है, उसके सपोर्ट में साहित्य रहता था। पुराने साहित्य में वर्ग हित साफ साफ टकराते हुए दिखाई दे, इसकी संभावना कम होती है। सभ्यता के अनेक तत्वों की तरह साहित्य में भी ऐसे तत्व होते हैं जो विरोधी वर्गों के काम आते हैं। और साहित्य में भी कुछ ऐसे ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं, कुछ ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो क्या होता है, उसके भी सपोर्ट में बात लिखा होता है। आग जलाकर खाना पकाना, आग जलाकर खाना पकाना मानव सभ्यता का सामान्य तत्व बन गया है। सब लोग आगे जलाकर खाना पकाता है जी, हैं? गैस में आग नहीं जलता है? अगर हीटर में, लाइन वाला में आग नहीं जलता, लाइन वाला में आग नहीं जलता, उसमें हीट उत्पन्न होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रतिरोध बहुत मात्रा में रहता है, जहाँ से हीट उत्पन्न हो जाता है। करंट में पड़ोगे तो वहाँ हीट उत्पन्न हुआ, आग नहीं उत्पन्न हुआ, वहाँ हीट उत्पन्न हुआ, उष्मा उत्पन्न हुआ, तो वहाँ उष्मा से, हीट से जो है खाना बन गया, तो वहाँ पर आग। अब लोग मॉडर्न ज़माना आ गया, तो अब लोग क्या करता है, बिना आग जलाए भोजन पका लेता है, लेकिन वो वाला स्वादिष्ट नहीं लगता है जी। जो चूल्हा वाला भोजन अच्छा लगता है खाने में, ये वाला गैस वाला और ये वाला नहीं अच्छा लगता है। चूल्हा में क्या होता है ना, उसको रिस के जो है मिलता है टेम्परेचर, जिस वजह से उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। उसके बाद है आग जलाकर खाना पकाना मानव सभ्यता का समान तत्व बन गया। कल कारखानों में, किताब में लाइए, कल कारखानों में भाप और बिजली से चलने वाली मशीनों का उपयोग, ये क्या है, सामान्य तत्व समाजवादी व्यवस्था में होता है और पूंजीवादी व्यवस्था में भी होता है। सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता, इसी तरह साहित्य का हर स्तर संपत्तिशील वर्गों के हितों से बना हुआ नहीं रहता। साहित्य की इस व्यापकता को स्वीकार न करना वैसे ही है जैसे समाजवादी व्यवस्था में बिजली का उपयोग नहीं करना, क्योंकि इसका आविष्कार पूंजीवादी समाज में हुआ था और इसका उपयोग भी पूंजीपतियों के हित में किया गया था। क्या बोल रहा है, जैसे बिजली है, तो बिजली सबसे पहले पूंजीवादियों के लिए ही लाया गया था, क्योंकि हम लोग तो लालटेन दिया भुटकी जला के जो है कर लेते थे, लेकिन जो बड़े बड़े फैमिली, बड़े बड़े जो घर के लोग हैं, उसको चाहिए क्या, पूरा एकदम हर एक चीज़, फ्रिज कूलर हर चीज़ चाहिए, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी आया, तो वहीं से आया, तो धीरे धीरे फिर क्या किया, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी चलते चलते हम लोग के गाँव घर में भी आ गया। आज से 15 साल पहले गाँव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, लेकिन अब क्या, हर एक गली कुच्ची में, यहाँ तक कि बाहर सब में इलेक्ट्रिसिटी बिछ गया। तो सबसे पहले कुछ भी आता है ना, पूंजीपति वर्गों के लिए खोज निकालता है। जैसे मान लो मोबाइल ही आया, तो क्या सबसे पहले गरीबों के हाथ में मोबाइल आया था? सबसे पहले अमीरों के हाथ में आया, उसके लिए बनाया गया मोबाइल, वो इस्तेमाल किया और इतना ज़्यादा पूरा परिपक्व हो गया, तब क्या किया मार्केट में, और उसका मैन्युफैक्चर हुआ और धीरे धीरे हर एक लोगों के बीच पहुँच गया। जैसे अभी इंटरनेट है, इंटरनेट जाओगे शहर में, दुनिया भर की कंपनी इंटरनेट बिछा हुआ है, लेकिन गाँव में साला एको कंपनी अभी तक नहीं पहुँचा है। तो सबसे पहले शहर की ओर अग्रसित होता है, कोई भी चीज़ जितना भी आता है सब पहले शहर की ओर अग्रसित होता है, उसके बाद वहाँ ज़्यादा घिना जाएगा, वहाँ पे जब देखेगा कि अब पूरी तरह सेटल हो गया है, तब जाके धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ेगा, तब जो है लोअर कैटेगरी के लोगों की ओर बढ़ेगा। तो वही बोल रहा है, जितना भी चीज़ होता है सब जो है पूंजीपतियों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, बाद में जो कि आगे जो लोअर कैटेगरी में जाता है। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है, जिसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। इस बात को बार बार कहने से कोई हानि नहीं है, क्योंकि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, बल्कि उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं व्यंजित होती है। साहित्य में सिर्फ जो है क्या बोला जा रहा है कि विचारधारा नहीं है, वो किसी की विचार नहीं है। साहित्य में जो भी कोई लिखा है, जैसे परंपरा का मूल्यांकन ये चैप्टर लिखा है रामविलास शर्मा ने, तो वो जो है लाइन के माध्यम से सिर्फ अपना विचार नहीं रखा, इससे कुछ सिखाने की भी कोशिश किया है। तो वही बोल रहा है कि इसमें मनुष्य की इंद्रिय बोध, मनुष्य को इससे कुछ समझ में आता है
कि क्या हमें करना चाहिए, उसकी फीलिंग को क्या करता है, समझता है कि ये चीज़ सही, ये चीज़ गलत, वो चीज़ भी सिखाया, ना कि सिर्फ अपनी भावनाओं को शेयर किया। वो क्या किया, इंद्रिय बोध भी कराया, उसकी भावनाओं को भी सिखाया, ये सब चीज़ अवेलेबल रहता है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी भी होता है। साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। समाजी विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, क्योंकि पूंजीवादी सभ्यता के मुकाबले समाजवादी सभ्यता को, मतलब सामाजिक विकास क्रम में, यानी समाज के अगर विकास की बात किया जाए तो उसमें सामंती सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, और पूंजीवादी सभ्यता के मुकाबले समाजवादी सभ्यता को, यानी कि एक दूसरे के रिलेट में क्या किया है, प्रगतिशील को दिखाया है। पुराने चरखे और करघे के मुकाबले मशीनों के व्यवहार में श्रम की उत्पादकता बढ़ गई है। पहले लोग चरखे से क्या करता था, कपड़े की बुनाई सिलाई करता था, लेकिन आज एक से एक मशीन आ गया है। तो पुराने चरखे और करघे के मुकाबले आज लोग क्या है, मशीनों के व्यवहार में लग गया है, और इसमें क्या है, श्रम का भी कम मेहनत लगता है। जैसे मान लो आज से कुछ साल पहले बैल से क्या करता था, खेत की जुताई करता था, कितना मेहनत लगता था। मात्र एक और आता था, जोत बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, खुरपी, हल बोलते हैं। एक और आता था, वो एक से जो आदमी पकड़ के दाब के रखता था। सोचो वो जब भी खुदाई करेगा तो इतने भाग ना करेगा जी, इतने भाग करेगा, तो सोचो इतना पूरा लंबा चौड़ा खेत है, फिर आएगा, फिर उधर से आएगा, फिर कितना होगा। लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर का हाल आ गया, वो क्या किया, एक के साथ इतना किया, तो एक बार गया इतना लेके चला गया, उधर से यानी कितना समय बचा दिया। तो धीरे धीरे क्या गया, टेक्नोलॉजी आ गया, मशीन आ गया, और वो क्या किया, उसमें श्रम का मेहनत कम लगा। पर यह आवश्यक नहीं है कि सामंती समाज के कवि की अपेक्षा पूंजीवादी समाज का कवि श्रेष्ठ हो। अब कवि पर आ गया कि इसके रिस्पेक्ट में वो श्रेष्ठ है, उसके रिस्पेक्ट में वो श्रेष्ठ है, ये आवश्यक नहीं बताया है। पर यह भी संभव है कि आधुनिक सभ्यता का विकास कविता के विकास का विरोधी हो और कवि स्वयं बिकाऊ माल बन रहा हो। व्यवहार में यही देखा जाता है कि 19वीं और 20वीं सदी के कवि, 19वीं और 20वीं सदी के कवि, अभी हम लोग का कौन सा सदी चल रहा है, अभी 21वीं सदी चल रहा है, और आज से 100 साल पहले 19वीं और 20वीं सदी, यानी 100-200 साल पहले की बात किया जाए, अरे मोबाइल हिल रहा था इसीलिए उसको बोले, आज से 200 साल पहले की बात किया जाए तो उस समय का बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भारत में क्या यूरोप में पुराने कवियों को घोटे जा रहे हैं, और कहीं उनके आसपास पहुंच जाते हैं तो आपको धन्य मानते हैं। ये जो तमाम कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन करते हैं, वे उनका अनुकरण नहीं करते, उनसे सीखते हैं और स्वयं नई परंपराओं को जन्म देते हैं। मतलब बोल रहा है कि आज से 100-200 साल पहले जो भी कवि था, लेखक था, वो क्या किया, उनके चीज़ों को क्या करता, फॉलो करता था, और उनसे कुछ नया क्रिएट करके उनसे सीख लिया, और कुछ नया क्रिएट करके उससे कुछ हट कर क्या किया, अपना मार्केट में छपैया कर दिया, अपना मार्केट में नया चीज़ ला दिया। कहाँ गया जी, किधर खो गया जी। हाँ, नई परंपराओं को जन्म दे देता है, अनुकरण ने उनसे सीखते हैं और स्वयं नई परंपराओं को जन्म दे देते हैं। जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए, उसको तो क्या कहा गया है, वह अधम कोटि का होता है। वैसा लेखक, वैसा कवि, वो अधम कोटि का होता है, बहुत नीच, अधम मतलब नीचे होता है, बहुत नीच क्वालिटी का है, बहुत नीच प्रवृत्ति का है, और सांस्कृतिक असमर्था का सूचक होता है। और संस्कृति मतलब उसका संस्कार जो है पूरी तरह से क्या होता है, असमर्थ होता है। जो महान साहित्यकार हैं, जैसे देखा जाए तुम्हारा साहित्यकार में जैसे गुरु नानक है, बड़ी एक चीज़ लिखा है, कबीरदास, ये सब का जो है बहुत कॉपी पेस्ट होता है, वो सब जो है विधर सब साहित्यकार, लेखक, कवि सब था। जो महान साहित्यकार हैं उनकी कला की आवृत्ति नहीं हो सकती, उनकी कला की कोई आवृत्ति नहीं हो सकती। यहाँ तक कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने पर उनका कलात्मक सौंदर्य ज्यों का त्यों नहीं बना रहता। जैसे मान लीजिए हम यही चैप्टर क्या किए, इस चैप्टर को पढ़े, अब इस चैप्टर को बोला जाए कि तू अपनी भाषा में लिख, तो हमने इससे कुछ सीखा और इसको अपनी भाषा में लिखे, तो वो चीज़ अलग है। अब मान लें इसी का ट्रू कॉपी कर दिए या इसी को ट्रांसलेट करके हम इंग्लिश में लिख दिए, अपने आप को कभी साबित करने लगे, तो वो तो गलत है। तो वो नीच क्वालिटी का, वो नीच प्रवृत्ति का क्या होता है, लेखक या कवि होता है। जो ओरिजिनल क्वालिटी होता है वो क्या करता है, वो बिल्कुल क्या करता है, अपनी फीलिंग को क्या करता है, एकदम विचारधारा के रूप में शेयर करता है। औद्योगिक उत्पादन मतलब कि जो उद्योग धंधों में जो उत्पादन होता है, औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक सौंदर्य यानी कि कलाकारी में सुंदरता को दिखाता है, वह ज्यों त्यों का नहीं बना रहता जो कॉपी करता है। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक उत्पादन में यह बहुत बड़ा अंतर है। अमेरिका ने एटम बम बनाया, एटम मतलब समझते हो जी, परमाणु बम बहुत खतरनाक होता है।
परमाणु बम। 2 बार परमाणु बम का परीक्षण किया था अमेरिका, और दोनों बार कहाँ किया था? जापान में किया था। जापान में किया था ना, जापान में किया था, जर्मनी में किया था। एगो तुम्हारा नागासाकी में किया था, एक हिरोशिमा में किया था 1945 में। और इसका प्रभाव आज भी देखा जाता है कि आज भी वहाँ लोग विकलांग और ये सब बच्चे पैदा होते हैं। इतना ज़्यादा परमाणु बम खतरनाक है। 1945 में ही परीक्षण किया था और बनाने वाला अमेरिका ही था। तो वही बोल रहा है कि अमेरिका ने उदाहरण देकर समझा रहा है कि एक अमेरिका है, अमेरिका ने एटम बम बनाया और रूस ने भी बनाया, पर शेक्सपियर के नाटकों जैसी चीज़ का उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में नहीं हुआ। अमेरिका ने बनाया, फिर रूस में बनाया, कहीं ना कहीं उस चीज़ से सीखा, तब नहीं कुछ नया चीज़ बनाया। मिलता जुलता ही बनाया, लेकिन कुछ तो इंटरचेंज किया होगा। अब ट्रू कॉपी उसी तरह करें तो फिर इसका नाम थोड़ी फेमस होगा। उसी प्रकार देखा जाए शेक्सपियर का नाटक, तो शेक्सपियर का नाटक बहुत, जैसे विलियम शेक्सपियर है और एगो है मुंशी प्रेमचंद है, ये सब का नाटक बहुत फेमस है। अब मान लो उसका नाटक को क्या क्या कोई कॉपी पेस्ट कर लिया, तो वो तो फिर नीच क्वालिटी का तुम्हारा लेखक है। तो वही बोला कि शेक्सपियर के नाटक जैसी चीज़ का उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में नहीं हुआ। शेक्सपियर का नाटक था, बट इस चीज़ का दोबारा उत्पादन वहाँ कोई करने वाला नहीं था, यानी कि वहाँ कोई कॉपी पेस्ट करने वाला नहीं था। शेक्सपियर इंग्लैंड का था। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक बात यह है कि उनके द्वारा चेतना का निर्धारित होना और बात है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। सब कुछ परिस्थितियों द्वारा अनिवार्यता निर्धारित नहीं हो जाता। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य का नियामक नहीं है। दोनों का संबंध दोनों अलग अलग है, द्वंद्वात्मक है। ये एक दूसरे के विपक्ष है, वो एक दूसरे के विपक्ष है। यही कारण है कि साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है। ये पूछेगा, साहित्य जो है सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है। साहित्य खाली दे तो स्वाधीन होता है। जैसे ही वाला वर्ड मिल गया मारना आंसर। साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है, मतलब कि किसी के बंधन में नहीं रहता। स्वाधीन मतलब खुद के अधीन रहता है, किसी के बंधन में नहीं रहता। स्वाधीन अपने अधीन रहना, स्व मतलब अपना अधीन। तो साहित्य किसी के अधीन नहीं है, किसी के अंडर में साहित्य नहीं है। साहित्य खुद के अधीन में है सिर्फ। गुलामी अमेरिका में थी। हर एक देश किसी न किसी का गुलाम रह चुका है। तो अमेरिका भी एक गुलाम था, किसी देश का गुलाम था। और गुलामी एथेंस में थी। गुलामी अमेरिका में थी, गुलामी एथेंस में थी। किंतु एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया और गुलामों के अमेरिकी मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। तो क्या बोल रहा है? अमेरिका भी गुलाम था और एथेंस भी गुलाम था। बट एथेंस की अगर सभ्यता की बात किया जाए, एथेंस एथेंस देश है। टोटल 200 से प्लस देश है जी, पता नहीं, बस 200 से प्लस देश है। एटलस निकालोगे सारा देश मिल जाएगा। सबसे मुख्य देश तुम्हारा यूएसए है, तुम्हारा अमेरिका है, तुम्हारा साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, चाइना है, तुम्हारा जर्मनी है, रूस है, तुम्हारा इजराइल है, ये सब जो है। जापान है, जापान की राजधानी टोक्यो है। कुछ मेन है, बाकी तो दुनिया भर का कटी का। जैसे बिहार राज्य कितने टका? बिहार राज्य से भी छोटा श्रीलंका, देखा है कि नहीं? श्रीलंका बहुत छोटा है जी, बिहारों से छोटा है। वो जो अमेरिका नीचे लटका है, भारत के नीचे जो लटका है लौ की तरह, वही श्रीलंका है जी। अरे इस जगह ऐसे नहीं, ऐसे लटकाना है जी, यही श्रीलंका है। तो ये तो बिहार से भी छोटा है। तो ऐसा ढेरी देश है जो क्या है, अपना बिहार राज्य से भी छोटा है। तो उस सब देश का क्या गिनती है? सबसे बड़ा देश देखा जाए तो रूस है। सबसे बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है, बहुत बड़ा देश है। हाँ, बाकी इकोनॉमी में देखा जाए तो अमेरिका आगे है। तो वही बोला कि गुलामी अमेरिका में भी थी, एथेंस में भी थी। बट एथेंस देश का कल्चर, उसका सभ्यता संस्कृति का बात किया जाए तो वो जो है पूरे यूरोप को प्रभावित कर दिया। पूरा यूरोप महादेश है, इतना देश है जी। और देश को जैसे मान लो कि क्या बोलते हैं, कितना 200 से प्लस देश है। अब सबको गिनती याद रख सकता है, तो क्या किया, सबको वर्गीकृत कर दिया, सबको एक बांट दिया गया कि ये वाला देश इतना देश इस महादेश में डाल दो, इतना देश इस महादेश में डाल दो। ऐसे करके टोटल 7 महादेश निकला। 7 महादेश में सब देश को बांट दिया। तो अपना भारत जो है एशिया महादेश में आता है और सबसे बड़ा महादेश एशिया ही है, क्योंकि रूस जो है सबसे बड़ा देश है और रूस तुम्हारा एशिया में ही है। तो सबसे मेन जगह तो वही चेक लिया रूस, इसीलिए सबसे बड़ा महादेश एशिया कहलाता है। हाँ, इंडिया भी है। इंडिया शायद आबादी में दूसरा नंबर पे है और तुम्हारा क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां नंबर पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि यानी कि
रूस है, रूस के बाद फिर दूसरा देश होगा, फिर दूसरा होगा, 7वां नंबर पे तुम्हारा भारत है क्षेत्रफल। सबसे बड़ा में देखा जाए, सबसे बड़ा में तो तुम्हारा भारत 7वां नंबर पे, 1 नंबर पे रूस है। बाकी 2 3 4 5 6 कुछ होगा, याद नहीं है। वो जीके जीएस पढ़ोगे, जब कंपटीशन का तैयारी करोगे सब याद रहेगा। तो वही बोला कि एथेंस की कल्चर कुछ ऐसी थी जिसने क्या किया, पूरे यूरोप, पूरे महादेश, पूरा यूरोप में जितना भी देश था सबको क्या किया, प्रभावित किया। बट गुलामों के अमेरिका की बात किया जाए तो उसका कुछ ज़्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ा। सामंतवाद दुनिया भर में कायम रहा था। सामंती दुनिया में महान कविता के 2 ही केंद्र थे, भारत और ईरान। सामंती दुनिया में, यानी कि सामंतवाद की दुनिया में, सामंती दुनिया दे देते हैं सीधा, इस दुनिया में 2 ही देश जो है तुम्हारा, सामंती दुनिया में 2 देश था, क्या, भारत और ईरान। भारत और ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान है, तेहरान। सामंती दुनिया में ये दो देश जो है तुम्हारा क्या था, कविता के क्षेत्र में, यानी साहित्य के क्षेत्र में क्या, ये 2 देश का महत्वपूर्ण योगदान था। पूंजीवादी विकास यूरोप के तमाम देशों से हुआ। पूंजीवादी विकास कहाँ से हुआ, यूरोप से हुआ। पूंजीवादी विकास अगर हुआ तो यूरोप से हुआ, यानी यूरोप से ही सारे लोग जो है जितने भी हैं पैसे कमाने का स्टार्टअप यूरोप से हुआ, क्योंकि वहीं से पूंजीवादी स्टार्ट हुआ। उसके बाद है राफेल, लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो, इटली की देन है। ये सब कुछ नाम दिया गया है जो पूंजीवादी है, जब तक कि बहुत पैसा वाला होगा आदमी, पूंजीवादी का कुछ नाम दिया है। पूंजीवादी विकास में योगदान किन किन का था, राफेल का था, राफेल था। उसके बाद राफेल था, किट करे राफेल। उसके बाद लियोनार्दी है, लियोनार्दी है, लियोनार्दो विंची, यानी दोनों, ये दोनों एक ही में है, लियोनार्दो विंची। उसके बाद है माइकल एंजेलो, इटली की देना। इटली की देन है, ठीक। पूंजीवादी विकास में अगर योगदान दिया राफेल, लियोनार्दो विंची, माइकल एंजेलो, ये सब क्या है, इटली का देन है। हाँ, एक ही में। उसके बाद है यहाँ हम एक और देखते हैं, कि विशेष सामाजिक परिस्थितियों में, विशेष सामाजिक परिस्थितियों में, कितने टाइम हो गया जी, 8-10 हुआ है अभी। अरे हम लोग को 1 सेकेंड, चलो हो गया, चल शांत रहे। क्या बोला है, यहाँ हम एक और देखते हैं क्या, कि विशेष सामाजिक परिस्थितियों में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाए, उसमें देखो क्या है, कला का विकास संभव होता है। विशेष सामाजिक परिस्थितियों में कला का विकास संभव होता है। और दूसरी ओर हम भी देखते हैं कि समान सामाजिक, किताब पे देखा हो, रीडिंग मार्क किताब पे जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे नज़र होनी चाहिए कि क्या क्या पढ़ रहे हैं। कि मैडम अभी उतारने नहीं बोले हैं। चलो देखो, सामाजिक परिस्थितियों में कला का विकास संभव होता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं क्या है, कि समान सामाजिक परिस्थितियाँ होने पर कला का समान विकास नहीं होता। क्या बोल रहा है, देखो
सामाजिक अगर परिस्थितियों में देखा जाए तो कला का विकास संभव है, लेकिन अगर दूसरी ओर अगर हम देखें तो अगर समान सामाजिक परिस्थिति है, सामाजिक परिस्थितियाँ अगर समान है तो फिर कला का विकास जो है विकास का समान विकास नहीं होता। यहाँ हम असाधारण प्रगतिशील मनुष्यों की अद्वितीय भूमिका भी देखते हैं, अलग अलग भूमिका देखते हैं। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका निर्णायक है। जिसके अंदर प्रतिभा है वो क्या है, वो आगे ग्रो करेगा। तो उसकी साहित्य का जो भी साहित्य का निर्माण करता है उसके अंदर टैलेंट होनी चाहिए, उसके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, तभी जाके वो आगे जाएगा, वरना कुछ दूर तक जाएगा फिर ऑटोमेटिक जीरो पर आ जाएगा। जैसे ये रामविलास शर्मा है ना जी, इसी का बेटा था रामविलास पासवान है नेता, उसी का बेटा है चिराग पासवान, नाम सुने हो? चिराग पासवान वो बॉलीवुड में हीरो बनने के लिए गया था, कट्टो गिलहरी वो वाला खाली गाना फेमस है उसी फिल्म का, उसके बाद घर आके बैठ गया। तो नहीं था उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं था, दर्शक नहीं चाहा, तो उसके बाद बाप था उसका, तब ना बाप नेता में था तो बाप के भरोसे घुस गया, वरना कहीं कुछ नहीं उखाड़ पाता। तो ये चीज़ था, उसी का बेटा था। हार गया जी, इस बार भी हार गया। वो सर जमुई से जीता। हाँ नहीं रे, हार गया रे, नहीं हार गया, नहीं जीता। चलो तो वही बोला, जिसके अंदर क्वालिटी होगा तो वो आगे जाएगा, वरना फिर जीरो पे आ जाएगा। तो उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं दिखा, दर्शक उसको नहीं चाहा, जीरो पे आ गया घर घूम गया। तो साहित्य के निर्माण में प्रगतिशील मनुष्यों की भूमिका बहुत जरूरी है। इसका यह अर्थ नहीं कि मनुष्य जो करते हैं वह सब अच्छा ही होता है। देखो बोल दिया, अब मान लो कि मनुष्य जो चीज़ कर रहा है वो अच्छा ही होगा। अच्छा बुरा कौन निर्धारित करता है? जैसे हम साहित्य की रचना कर रहे हैं तो साहित्य रचना तो हम कर दिए, हमको लगा कि हम अच्छे लिखे हैं। अब पढ़ने वाले के अंदर अब उसके अंदर ना क्वालिटी है कि वो कुछ इससे सीख पाया है कि नहीं। तो अच्छा भला बुरा वो क्या करता है, जो इस चीज़ को पढ़ रहा है उसको समझ में आएगा तो अच्छा, ना आया तो बुरा। तो वही चीज़ बोल रहा है कि मनुष्य जो भी करता है ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि वही अच्छा या उनके श्रेष्ठ कृतित्व में दोष होते हैं। कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष है। क्या बोल रहा है? कला का पूर्णतः निर्दोष नहीं, कला में कोई दोष ही नहीं, यह भी एक दोष है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी कला में दोष ना हो, कहीं ना कहीं किंतु परंतु तो रहता ही है। हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं किंतु परंतु है, कोई एकदम पूर्णता नहीं है। भगवान तो खुद पूर्ण नहीं है जी, भगवान को खुद लोग जो क्या किया है, पूर्ण नहीं बोला है, कहीं ना कहीं भगवान के अंदर भी कुछ गलती है। और गलतियाँ भगवान जी को नहीं है ना कुछ बोल सकते हैं, भगवान जी गुस्सा आ जाएगा हमारा पे। एक तो अपने हमें जो अगरबत्ती धोती सब दिखाते हैं, नास्तिक आदमी है, उसके बाद बोलेंगे कि उसके अंदर ये कमी है। कमी हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां रहता है। इसके अंदर कमी है कि साला पानी छोड़ रहा है। चलो, ऐसी कला निर्जीव होती है, इसलिए प्रतिभाशाली मनुष्यों की अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है। आजकल व्यक्ति पूजा की काफ़ी निंदा की जाती है। देखो क्या बोल रहा है, आजकल लोग पूजा पाठ में लोग भरोसा नहीं कर रहा है। ये गाँव में 73 लोग करता है ज़्यादा पूजा पाठ, सारिया फुर्सत नहीं जी, सारिया को तो फुर्सत में है पूजा पाठ करे करती। तो वही बोल रहा है कि आजकल अगर व्यक्ति देखा जाए ना तो पूजा की भी काफ़ी निंदा की जाती है, किंतु जो लोग सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूजा की निंदा करते हैं वे सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूजा का प्रचार भी करते हैं। देखो घुमा के कैसे मारा, बोला जो लोग पूजा का विरोध करता है दरअसल वही सबसे ज़्यादा पूजा का सपोर्ट करता है, और भगवान का जो है क्या करता है, इधर उधर भ्रमण करता है भगवान की चर्चा करने के लिए। पूजा पाठ नहीं करा, जैसे हम भी देखे पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन है ना जी कहीं पर भक्ति में होता है, एक बार जरूर है कि कुछ प्रचार करेंगे, जरूर करेंगे। तो वही चीज़ है, वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जो लोग पूजा की निंदा करते हैं, किंतु जो लोग सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूजा की निंदा करते हैं वे सबसे ज़्यादा वही जो है सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूजा का प्रचार भी करते हैं। यदि कोई भी साहित्यकार आलोचना से परे नहीं है, कोई भी साहित्यकार आलोचना से परे नहीं है, तो राजनीतिक यह दावा और भी नहीं कर सकते। इसलिए कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। अगर देखा जाए साहित्य का मूल्य, कौन किसका मूल्य यानी कौन किसका जो है क्या बोलते हैं किसकी प्रसिद्धि अधिक है, मूल्य जो साहित्य का मूल्य किससे अधिक है, राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा स्थायी होता है। साहित्य का मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। अब इसको कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो बात वाली देखा जाएगा, लेकिन ये स्टेटमेंट लिखना है, अधिक अस्थायी होता है, क्योंकि इससे घुमा के क्वेश्चन स्टेटमेंट पूछेगा, क्वेश्चन कैसे बनाएगा पता नहीं। चलो एक पैराग्राफ और बचाए पढ़ देते हैं। अंग्रेज कवि टेनिसन ने लैटिन कवि पर एक अच्छा कविता लिखी थी।
अंग्रेज कवि का एक नाम आया है। अंग्रेज कवि मतलब ब्रिटेन का होगा, लंदन का होगा। लंदन के लोगों को अंग्रेज कहा जाता है। अब जो अंग्रेजे का था हाँ, जो भी है, हम लोग तो इंडियन तो अंग्रेजी कहते हैं। जैसे कहीं भी गोरखा देख लिए, चला अंग्रेज है ये। कहीं गोरखा देखे, ये अंग्रेज है। एक पुंचिया बाजार में भी गोरखा है, पूरा पूरा कैला है जी। आंखों एकदम पूरा भूरा भूरा है। 2 नंबर गली में, 2 नंबर गली में की है सर, अब पता नहीं भी है। लड़की भी है, एक लड़का भी है, 2 लड़की भी और लड़का भी, दोनों है। लड़की का तो बाल तो पूरा एकदम पूरा वाइट है। हाँ देखे मेडिकल के लमसम है, सोनू मेडिकल के अगल बगल के लमसम है। लेकिन शादी भी हो गया, शादी भी हो गया। तो कवि टेनिसन, अंग्रेज, एक अंग्रेज कवि है, क्या नाम है? अंग्रेज कवि, अंग्रेज कवि है। नहीं, हल्ला करता है संतरे। अरे सामने है माइक रे मर्दे, आवाज जाएगा तू लोग का है। बर्फ फैक्ट्री है। क्या नाम है जिसका? टेनिसन है ना, टेनिसन। अंग्रेज कवि है जिसका नाम टेनिसन है। इसने लैटिन कवि, इसको लैटिन कवि भी कहते हैं, लैटिन भाषा का कवि है ये। लैटिन भाषा का कवि भी है। अंग्रेज था, लेकिन किस भाषा का कवि है? तो लैटिन भाषा का कवि है टेनिसन। और किस पर कविता लिखा था? वर्जिल पर। वर्जिल पर कविता लिखा था। इस विदेशी सब चीज़ें जी। वर्ड मीनिंग दिया क्या इधर देखो तो, वर्जिल मतलब क्या होता है? वंजित सर वर्जिल, वर्जिल नहीं दिया है, नहीं दिया। विदेशी सब चीज़ें। वर्जिल पर इन्होंने कविता लिखा था। वर्जिल पर कविता क्या किया था? लिखा था। ठीक, चलो और कुछ है इस जगह? नहीं है। इसमें उन्होंने कहा था, इसी चीज़ में इन्होंने कहा था, इसी चीज़ में इन्होंने क्या कहा था? देखो क्या बोल रहा है। उन्होंने कहा था कि रोमन साम्राज्य, तो की करे बेंच पीछू करी ले। क्या बोला था? देखो क्या बोल रहा है। अरे शांत पहले तो 4 फाइट मार देते। चलो ठीक है, कहाँ थे जी? वर्जिल कहाँ गया? इन्होंने कहा था, क्या कहा था? कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया है। रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया है। वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंद विहन कर देता है, मतलब खुश कर देता है। हम कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश साम्राज्य का कोई नाम लेवा और पानी देवा ना रह जाएगा, तब शेक्सपियर, मिल्टन, शेली विश्व संस्कृत के आकाश में वैसे ही जगमगाते नजर आएंगे जैसे पहले, और उनका प्रकाश पहले ही अपेक्षा करोड़ों नई आंखों दिखेगी। मतलब कि जितने भी था ना लेखक सबका नाम, क्या क्या नाम आया था? शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, शेली, ये सब बहुत फेमस सब है जी नाटककार। तो बोल रहा है कि ये सब का ब्रिटिश का अगर नाम लेवा, अगर ब्रिटिश का साम्राज्य अगर देखा जाए तो नाम लेवा और पानी देवा अगर नहीं भी रहेगा ना, तो फिर भी ये व्यक्ति क्या है, अपने जगह पे फेमस ही रहेगा, हमेशा आसमान में तारों की तरह जगमगाते ही रहेगा। साहित्य के विकास में प्रगतिशील कुछ नाम है, नाम नोट कर लेना, बाई चांस किसी तरह घुमा के पूछ दे। ये सब ब्रिटिश साम्राज्य का क्या था? ये सब कवि लेखक जो बोलो, कवि लेखक बोलो, नाटककार बोलो, जो बोलो, कुछ फेमस नाम है। जैसे तुम्हारा शेक्सपियर है, शेक्सपियर, उसके बाद इधर लिख दें शेक्सपियर है, उसके बाद है जॉन मिल्टन है, जॉन मिल्टन है, उसके बाद है शेली है। ये सब क्या है, कितना कुछ हो जाए ये सब का जगमाते रहेगा और आज भी फेमस है। आज सोचो हम इंडियन हो के 2 नाम जानते हैं, शेक्सपियर और जॉन मिल्टन। हम भारतीय हो के दोनों का नाम जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस है जी। बाकी शैली का कभी नाम नहीं सुने, ये दोनों का नाम बच्चे में सुने हैं, चौथे पांचवा में सुने हैं, तू लोग भी सुना होगा। तो जॉन मिल्टन और शेक्सपियर का, विलियम शेक्सपियर बहुत फेमस आदमी है। तो ये कितना कुछ हो जाए उस देश में, ये इसका नाम हमेशा आकाश में चमचमाते रहेगा। अब बात किया जाए साहित्य के विकास में, अब साहित्य के विकास में बात किया जाए तो जो भी प्रतिभाशील मनुष्य हैं उसकी तरह जन समुदायों और जातियों की विशेष भूमिका होती है। सही बात है, साहित्य का विकास तभी होगा जब कई सारे टैलेंटेड लोग होंगे।
तो टैलेंटेड लोगों की तरह जन समुदाय और जातियों की विशेष भूमिका होती है। इसे कौन नहीं जानता कि यूरोप के सांस्कृतिक विकास में, जो भी यूरोप का सांस्कृतिक विकास हुआ है उसके विकास में जो भूमिका निभाई है किसने? यूनानियों ने। इतना लिखो फिर आगे बढ़ना होगा। दुनिया लिखा है सर। हाँ हाँ, सामंती दुनिया कहाँ पे लिखा है? हाँ, सामंती दुनिया में ये दो देश कुछ ज़्यादा ही फेमस है इस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। अब छोड़ दें, ठीक है ठीक है। देख भाई लोग नीचे ये दिखता है कि नहीं जी? हाँ दिख रहा है। देख, चैनल पर पहली बार आया है तो नीचे लाल रंग का बटन होगा, 2-4 फाइट मारो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अब बाकी ऊपर घंटा है, सबसे ऊपर वाला घंटा दबाओ, सबसे ऊपर वाला घंटा दबाओ, घंटा ढंगनाओ, वीडियो का अपडेट मिलेगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, थोड़ा सा अक्षय कुमार को सपोर्ट करो। बाकी मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। धन्यवाद।